Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मुआवजा वितरण फर्जीवाड़े में उत्तर प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई कड़ी फटकार। नोएडा अथॉरिटी को बताया भ्रष्ट, मांगा जवाब। मनी लॉन्ड्रिंग केस में झारखंड सीएम हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत। कोर्ट ने कहा सुनवाई के लिए झारखंड हाईकोर्ट जाएं। सोरेन ने ईडी के समन को दी है चुनौती। पीएम मोदी डिग्री विवाद के मामले में केजरीवाल ने गुजरात हाईकोर्ट को किया रुख। सत्र न्यायालय के समन रद्द से इनकार को गुजरात हाईकोर्ट में दी गई है चुनौती। India Legal presents Courts Roundup. सबसे पहले बात देश की सर्वोच्च अदालत की उस टिप्पणी पर जिसने नोएडा पर तल्ख टिप्पणी की है। मुआवजा वितरण में हुए फ्रॉड से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नोएडा अथॉरिटी के एक दो अफसर नहीं बल्कि पूरा सिस्टम करप्शन में डूबा हुआ है। कोर्ट ने पूछा कि राज्य सरकार ने अभी तक इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की और इस तरह का फ्रॉड करने वालों के खिलाफ अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। अगली सुनवाई से पहले राज्य सरकार ये बताए कि इस मामले में किस एजेंसी से जांच कराई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों द्वारा भूमि मुआवजा वितरण में की गई गड़बड़ियों को लेकर सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस फर्जीवाड़े में एक या दो अफसर शामिल नहीं है बल्कि नोएडा अथॉरिटी का पूरा सिस्टम ही भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। सर्वोच्च अदालत ने इस मामले में यूपी सरकार को फटकार लगाई है और पूछा है कि अभी तक इसकी जांच क्यों नहीं कराई गई। फर्जीवाड़ा करने वाले अधिकारियों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया। कोर्ट ने पूछा है कि सरकार बताए कि वो इस मामले की जाँच किस एजेंसी से कराएगी। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हमारे विचार से इतना बड़ा भ्रष्टाचार एक या दो अधिकारियों के कहने पर नहीं किया जा सकता। प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि नोएडा अथॉरिटी का पूरा सेटअप इसमें शामिल है। सर्वोच्च अदालत इस मामले में दायर की गई विशेष याचिका पर सुनवाई कर रही है। इस प्रकरण में एफआईआर भी दर्ज हुई है लेकिन अभी तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। नोएडा अथॉरिटी के दो अधिकारी और भूमि मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने किसान को भूमि नहीं होने के बावजूद 7,26,80,427 रुपए का मुआवजा बिना किसी अधिकार के पेमेंट करने का आरोप है। इसमें दोनों अधिकारियों और फर्जी भूमि मालिक ने मिलकर घोटाला किया। ये बात बाहर आई तो एफआईआर दर्ज की गई और भूमि मालिक को गिरफ्तार किया गया, लेकिन अधिकारियों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई और न ही राज्य सरकार ने इसकी जांच करवाई। सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पेशल अनुमति याचिका पर सुनवाई की जिसमें पता लगा कि कानून में किसी भी अधिकार के बिना लैंड ओनर्स को अथॉरिटी ने मुआवजा बांटा है, जिसके लिए एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन अथॉरिटी के अफसरों के खिलाफ कोई जांच नहीं की गई, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की फटकार लगाई है। सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि ये कोई अकेली घटना नहीं है, ये कुछ अफसरों के कहने पर नहीं किया जा सकता। इसमें नोएडा अथॉरिटी का पूरा सेटअप शामिल है। इस स्पेशल अनुमति याचिका में इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक आदेश को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने पिटिशनर की अग्रिम जमानत खारिज कर दी थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को राहत देते हुए हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश को सुनवाई की अगली तारीख तक जारी रखने का निर्देश दिया है। नोएडा के दो अफसरों और एक लैंड ओनर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इन लोगों पर 7,26,80,427 रुपए का मुआवजा बिना किसी अधिकार के गलत तरीके से पेमेंट करने का आरोप है। ब्यूरो रिपोर्ट, AP न्यूज।
इधर मनी लॉन्ड्रिंग केस में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से पूरी तरह से इनकार कर दिया है। सोरेन मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पहले झारखंड हाई कोर्ट जाने को कहा और अपनी याचिका में हेमंत सोरेन ने कहा है कि ईडी द्वारा उन्हें समन करके बुलाया जाना बिल्कुल गलत है। अब ईडी ने हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए 4 बार समन जारी किया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सोरेन ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय या ईडी के समन के खिलाफ अपनी रिट याचिका वापस लेने पर सहमति जाहिर की। हेमंत मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी के समन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पहले झारखंड हाई कोर्ट जाने को कहा। हेमंत सोरेन को ईडी ने जमीन घोटाले में पूछताछ के लिए अपने रांची दफ्तर में बुलाया था, लेकिन वो अभी तक वहां नहीं गए हैं। पीठ ने सुनवाई की शुरुआत में ही पूछा कि सोरेन ने राहत के लिए पहले झारखंड हाई कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया। जवाब में सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने तर्क दिया कि धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 की संवैधानिकता से संबंधित कई प्रश्न सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इसके अलावा उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी किए गए समन की मनमानी कहा। जस्टिस त्रिवेदी ने सीनियर एडवोकेट से कहा, हाई कोर्ट जाएं। जस्टिस बोस ने कहा, देखिए मामला सामान्य तौर पर हाई कोर्ट से शुरू होना चाहिए। अंततः रोहतगी झारखंड के मुख्यमंत्री द्वारा दायर याचिका को वापस लेने पर सहमत हुए, जिसके बाद पीठ ने कहा, मिस्टर रोहतगी का कहना है कि उनके मुवक्किल समान राहत के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहेंगे। वर्तमान याचिका तदनुसार खारिज कर दी जाती है, क्योंकि इसे हाई कोर्ट जाने की स्वतंत्रता के साथ वापस ले लिया गया है। इससे पहले सोरेन ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों का हवाला देते हुए कथित रक्षा भूमि घोटाला मामले में ईडी के समन पर तामील नहीं की थी। ईडी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता सोरेन से राज्य में कथित अवैध खनन से जुड़े धन शोधन मामले में पिछले साल 17 नवंबर को 9 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी। केंद्रीय एजेंसी 1 दर्जन से अधिक भूमि सौदों की जांच कर रही है, जिसमें रक्षा भूमि से संबंधित एक सौदा भी शामिल है, जिसमें माफिया, बिचौलियों और नौकरशाहों के एक समूह ने 1932 की तिथि तक के फर्जी दस्तावेज बनाने के लिए कथित तौर पर मिली भगत की थी। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ मंत्री द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें केंद्रीय एजेंसी द्वारा पहले जारी किए गए समन को रद्द करने की मांग की गई थी। इस समन में उन्हें रांची में जमीन की धोखाधड़ी वाली बिक्री से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के संबंध में पूछताछ के लिए पेश होने के लिए कहा गया था। पिछले सप्ताह उनके द्वारा एक और आवेदन दायर किया गया था, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी किए गए समन को चुनौती दी गई थी, भले ही उन्होंने पहले के समन को कानूनी चुनौती दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट। प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी औरंगाबाद में आयोजित दीक्षांत समारोह में शिरकत की और यहां पर उन्होंने कहा कि राजद्रोह के मामलों या औपनिवेशिक काल के कानूनों में न्याय इस पर निर्भर करता है कि सत्ता किसके पास है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने वकालत पेशे पर भी टिप्पणी की। औरंगाबाद के नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने संबोधन किया। इस दौरान सीजेआई ने कई मसलों पर अपने विचार व्यक्त किए। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि राजद्रोह जैसे औपनिवेशिक युग के कानूनों से जुड़े मामलों में न्याय मिलेगा या नहीं, ये सवाल सत्ता चलाने वालों पर निर्भर करता है। सीजेआई ने कहा कि जब ऐसे कानून बनाए गए थे, तब की तुलना में आज उनकी आकांक्षाएं अलग हैं। उन्होंने बताया कि राजद्रोह जैसे कानूनों का इस्तेमाल पहले औपनिवेशिक काल में स्वतंत्रता सेनानियों को बर्मा के मांडले से लेकर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सेलुलर जेल तक भेजने के लिए किया जाता था। The very same law that you learned, including section 302 of the Penal Code, including section 124A of the Penal Code, the very same law was used in colonial times to send our freedom fighters to places
ranging from Mandalay in Burma to the cellular jail in the Andaman and Nicobar Islands. अपने संबोधन में सीजेआई चंद्रचूड़ ने यह भी कहा कि हालांकि गुणवत्तापूर्ण कानूनी शिक्षा अभी भी वित्तीय और अकादमिक विशेषाधिकार का मामला है, लेकिन ये पेशा अब एक ट्रैक नहीं रह गया है। As you go beyond school and into college, the 5-year law course, you are mentored by your teachers with whom you are in constant contact. Your connect with your family is a little more removed than when you were in school. So you are now in college, you are mentored not merely by your parents but by your teachers. It's important to remember on this occasion your parents, your teachers who have given you the values to survive a competitive society. सीजीआई ने स्नातक करने वाले छात्रों को सलाह दी कि अगर वे इस स्तर पर अपने करियर पथ को लेकर अनिश्चित हैं, तो ये ठीक है। उन्होंने कहा, बहुत सारे अवसर उनका इंतजार कर रहे हैं। सीजीआई ने आगे इस बात पर जोर दिया कि शिक्षा विशेष रूप से कानून में व्यक्ति में जांच की भावना पैदा करती है, प्रश्न पूछती है और तर्क और संवाद में संलग्न करती है। Life is full of opportunity. Everyone, as they did when I joined the profession, does not necessarily continue to enter the court and chart a course in life of law. But should you decide to become lawyers and to pursue this path of life, I can only assure you that it will be as satisfying as any other branch of life that you choose to follow. उन्होंने कहा कि कानून का सार करुणा और मानवतावाद की परंपरा पर आधारित है। न्याय की तलाश के अलावा वास्तव में कोई कानून मौजूद नहीं है। प्रधान न्यायाधीश औरंगाबाद के नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति हैं। यहाँ पर आयोजित दीक्षांत समारोह में वे बोल रहे थे। इस कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अभय एस ओका, जो महाराष्ट्र से हैं, बॉम्बे हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपांकर दत्ता के साथ साथ बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सांसद संजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री के संबंध में कथित रूप से अपमानजनक बयान देने के लिए उनके खिलाफ जारी समन को रद्द करने के लिए सत्र न्यायालय के इनकार के खिलाफ गुजरात उच्च न्यायालय का रुख किया है। वकील ओम कोटवाल और फारूक खान के माध्यम से दायर अपील में केजरीवाल और सिंह दोनों ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जेएम ब्रह्मभट्ट के 14 सितंबर के आदेश को चुनौती दी है, जिन्होंने इस मामले पर उनके पुनरीक्षण आवेदन खारिज कर दिए थे। 21 पन्नों के आदेश में न्यायाधीश ब्रह्मभट्ट ने कहा था कि मजिस्ट्रेट अदालत ने समन जारी करने से पहले सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार किया था और मजिस्ट्रेट के समन के आदेश में कुछ भी अवैध नहीं था। ये मामला गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा कथित तौर पर विश्वविद्यालय को बदनाम करने के लिए केजरीवाल और सिंह के खिलाफ दायर मानहानि शिकायत से संबंधित है। विश्वविद्यालय ने प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री का खुलासा नहीं करने पर कथित तौर पर उसके खिलाफ अपमानजनक बयान देने के लिए 2 राजनेताओं पर मुकदमा दायर किया है। विश्वविद्यालय की शिकायत के आधार पर एक मजिस्ट्रेट अदालत ने इस साल अप्रैल में दोनों राजनेताओं को तलब किया था। 17 अप्रैल को मजिस्ट्रेट ने मामले में दोनों राजनेताओं को तलब किया। ACMM ने एक पेन ड्राइव में साझा किए गए मौखिक और डिजिटल सबूतों पर ध्यान देने के बाद आदेश पारित किया और जिसमें मामले में गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले के बाद केजरीवाल के ट्वीट और भाषण शामिल थे। उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में विश्वविद्यालय द्वारा दायर एक अपील को स्वीकार कर लिया था और कहा था कि विश्वविद्यालय को प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है। हाई कोर्ट ने केजरीवाल पर 25,000 का जुर्माना भी लगाया था। इधर सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2021 में हुई लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल को सोमवार को भंग कर दिया। लखीमपुर खीरी हिंसा में 4 प्रदर्शनकारी किसानों सहित 8 लोगों की जान चली गई थी, जिन्हें कथित तौर पर भारतीय जनता पार्टी नेता अजय कुमार मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा के काफिले में शामिल एक वाहन ने कुचल दिया था। अदालत ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस राकेश कुमार जैन को भी उनकी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया, जिन्हें जांच की निगरानी के लिए नियुक्त किया गया था। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसे अदालत के खुद के प्रस्ताव पर तब पंजीकृत किया गया था जब उत्तर प्रदेश के 2 वकीलों ने चीफ
जस्टिस ऑफ इंडिया को पत्र लिखकर घटना की जांच स्वतंत्र रूप से सीबीआई से करवाने की मांग की थी। सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस राकेश कुमार जैन की देखरेख में विशेष जांच दल ने पिछले साल जनवरी में दायर 2 एफआईआर के संबंध में जांच पूरी कर चुका है और आरोप पत्र दायर किया जा चुका है। इन घटनाक्रमों के मद्देनजर पीठ ने आज फैसला सुनाया कि विशेष जांच दल का अधिकार अब समाप्त हो गया है। पीठ ने कहा कि चूंकि विशेष जांच दल ने जांच पूरी कर ली है, आरोप पत्र दाखिल कर दिए हैं और अब मामला ट्रायल कोर्ट के समक्ष लंबित है, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि उसका कार्य समाप्त हो चुका है। अदालत ने इस साल जुलाई में विशेष जांच दल का नेतृत्व करने वाले आईपीएस अधिकारी एसपी शिराडकर द्वारा भेजे गए एक पत्र का भी हवाला दिया। शिराडकर, जो अब लखनऊ के पुलिस आयुक्त के रूप में तैनात हैं, उन्होंने अपने पत्र में बाद की घटनाओं का जिक्र किया। इन पर ध्यान देते हुए अदालत ने कहा, हम संतुष्ट हैं कि इस स्तर पर विशेष जांच दल के सदस्यों और जस्टिस राकेश कुमार जैन को उनकी जिम्मेदारियों से मुक्त किया जा सकता है। हालांकि स्पष्ट किया गया है कि यदि विशेष जांच दल के पुनर्गठन या किसी संबंधित मुद्दे की कोई आवश्यकता उत्पन्न होती है तो एक उचित आदेश पारित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त महाधिवक्ता गरिमा प्रसाद आज राज्य सरकार की ओर से अदालत में पेश हुई। इधर सुप्रीम कोर्ट ने चेक बाउंस मामले में एक पक्ष को राहत दी, जिसकी चेक डिसऑनर की शिकायत को मजिस्ट्रेट ने क्षेत्राधिकार की कमी के आधार पर अंतिम सुनवाई चरण में खारिज कर दिया था। ये देखने के बाद कि पक्ष को उचित कानूनी सहायता नहीं मिली, सुप्रीम कोर्ट ने मामले को उचित न्यायालय में स्थानांतरित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल किया। अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने संहिता या सीआरपीसी की प्राथमिक प्रक्रियात्मक प्रकृति पर जोर दिया और इस बात पर प्रकाश डाला कि तकनीकी दोष और अनियमितताएं कभी भी पर्याप्त न्याय की प्राप्ति में बाधा नहीं बननी चाहिए। विजय शंकर मिश्रा, अपीलकर्ता ने 2016 में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के समक्ष मामला दायर किया था, जो कुल 45 लाख के अनादरित चेक से संबंधित था। 4 वर्षों के लंबे समय के बाद जब मुकदमा अंतिम तक चरण में पहुंचा तो चीजों ने एक अप्रत्याशित मोड़ ले लिया, जब अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि उसके पास क्षेत्राधिकार का अभाव है और प्रतिवादी सौरभ घोष को बरी कर दिया गया है, जिसके खिलाफ परक्राम्य लिखित अधिनियम 1881 की धारा 138 के तहत शिकायत की गई थी। दिलचस्प बात यह है कि अपीलकर्ता को हाईकोर्ट के समक्ष क्षेत्राधिकार संबंधी मुद्दे को संबोधित करने का कोई अवसर नहीं दिया गया। अपीलकर्ता के साथ हुए अन्याय और प्रक्रियात्मक चूक को स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और अपनी संवैधानिक शक्तियों का असाधारण प्रयोग करते हुए न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 142 को संहिता की धारा 406 के साथ मिलाकर लागू किया। सुप्रीम कोर्ट ने योगेश उपाध्याय और अन्य बनाम अटलांटा लिमिटेड में हालिया फैसले पर भरोसा किया, जहां न्यायालय ने संहिता की धारा 406 के तहत मामलों और अपीलों को स्थानांतरित करने की अपनी शक्ति का उपयोग किया था। उस निर्णय ने इस सिद्धांत की पुष्टि की कि संहिता को मौलिक रूप से प्रक्रियात्मक और न्याय की खोज में बाधा नहीं बननी चाहिए। न्यायालय ने पहले के आदेशों को रद्द करते हुए निर्देश दिया कि आपराधिक शिकायत की सुनवाई झारखंड के जमशेदपुर में जेएमएफसी की अदालत में जारी रहेगी। इधर दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है, जिसमें कहा गया है कि एक आरोपी को डिफॉल्ट जमानत पर रिहा होने का अधिकार है जब अभियोजन वैधानिक अवधि के भीतर प्रारंभिक या अधूरा आरोप पत्र दाखिल करता है। इस संदर्भ में आइए समझते हैं कि डिफॉल्ट जमानत क्या होती है। Bail is a rule and jail is an exception. Bail provisions सेक्शन 436 to 439 ऑफ सीआरपीसी में बताए गए। हालांकि एक और प्रावधान है जो सीआरपीसी की धारा 167(2) के तहत डिफॉल्ट बेल है। गिरफ्तार आरोपी को यह बेल तब दी जाती है जब जांच एजेंसी निर्धारित समय सीमा के भीतर चार्जशीट दाखिल करने में असफल रहती है। बेसिकली फॉर द ऑफेंसेस पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट अप टू 10 years, the investigation must be completed within 60 days of arrest. On the other hand, for offenses punishable with death, imprisonment for life or imprisonment for more than 10 years, the investigation must be completed within 90 days of the arrest. हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने संजय कुमार पुंडीर वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली के मामले में कहा कि एक्यूज डिफॉल्ट बेल का हकदार होगा अंडर सेक्शन 167(2) ऑफ सीआरपीसी अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी फाइल करती है एक प्रिलिमिनरी या इनकम्प्लीट चार्जशीट विद इन द पीरियड प्रिस्क्राइब फॉर द ऑफेंसेस मेंशन्ड देयरइन।
कोर्ट्स राउंड अप में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.